नमस्कार, न्यूज 18 प्राइम में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। लोकसभा के बाद राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया, जहां पर उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। करीब 90 मिनट के अपने भाषण में प्रधानमंत्री के निशाने पर कांग्रेस पार्टी और यूपीए सरकार रही। प्रधानमंत्री ने नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक की नीतियों पर सवाल खड़े किए। जिस कांग्रेस के अपने नेता की कोई गारंटी नहीं है, अपनी नीति की कोई गारंटी नहीं है, वो मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं। ये जब सुनता हूं, उधर भी सुना इधर भी सुना, मेरा विश्वास पक्का हो गया है कि पार्टी सोच से भी आउटडेटेड हो गई है। और जब सोच आउटडेटेड हो गई है तो उन्होंने अपना कामकाज भी आउटसोर्स कर दिया है। अब मैं जरा पूछना चाहता हूं कि अंग्रेजों से कौन इंस्पायर्ड था। मैं तो ये तो नहीं पूछूंगा कि कांग्रेस पार्टी को जन्म किसने दिया था, ये तो मैं नहीं पूछूंगा। आजादी के बाद भी देश में गुलामी की मानसिकता को किसने बढ़ावा दिया? अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो अंग्रेजों की बनाई दंड संहिता, पिनल कोड, आपने क्यों नहीं बदली? तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव देते हुए न सिर्फ विरोधियों पर जोरदार प्रहार किया, बल्कि अगले 5 साल का एजेंडा भी सेट कर दिया। रिपोर्ट देखिए। मेरा विश्वास पक्का हो गया है कि पार्टी सोच से भी आउटडेटेड हो गई है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव के बाद बुधवार को बारी पीएम के राज्यसभा में धन्यवाद भाषण की थी। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत से लेकर आखिर तक विरोधियों को, खासकर कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। साथ ही अगले 5 साल का अपना चुनावी एजेंडा भी सेट कर दिया। सदन में पीएम ने कई बातों का जिक्र किया और ये बताया कि आने वाले समय में देश का विकास मॉडल क्या रहेगा। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव, दुनिया की तीसरी इकोनॉमी, सोलर पावर से बिजली बिल 0, बुलेट ट्रेन, सेमीकंडक्टर, हेल्थ, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, गैस पाइप का पूरे देश में नेटवर्क। प्रधानमंत्री मोदी ने पहली लोकसभा और अब राज्यसभा से कांग्रेस पर करारा प्रहार करने के साथ ही अपने आने वाले समय के विकास का एजेंडा भी फिक्स कर दिया। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले संसद के आखिरी सत्र से पीएम ने विरोधियों को निरुत्तर जरूर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो पूरे देश की नजर जिस पर थी, वही यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल उत्तराखंड विधानसभा से पास हो गया है। सदन में 2 दिन की बड़ी चर्चा के बाद यूसीसी पर विधानसभा ने अपनी मुहर लगा दी और अब यह बिल राज्यपाल को भेजा जाएगा। रिपोर्ट देखिए। एक देश एक कानून की जो बात बीजेपी सालों साल से कहती रही है, उसे लेकर पहला कदम उत्तराखंड में उठाया गया है और यूनिफॉर्म सिविल कोड को कानून बनाने का रास्ता साफ हो गया है। उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल भारी बहुमत से पास हो गया है। 2 दिन तक यूसीसी पर बहस हुई और यूनिफॉर्म सिविल कोड को बहुमत से पारित करा लिया गया। ये केवल उत्तराखंड के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, संपूर्ण भारतवर्ष के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। ये कहीं न कहीं सबको एक राह दिखाने का काम करेगा। जिस प्रकार से देवभूमि से निकलने वाली मां गंगा संपूर्ण देश को कहीं सींचने का काम करती है, कहीं यात्मन का काम करती है, कहीं पीने के काम आती है, कहीं अभिसिंचित करने का काम करती है, उसी प्रकार से इस सदन से निकलने वाली ये समान अधिकारों की जो गंगा है, समान नागरिक आचार संहिता की गंगा, हमारे सभी नागरिकों पे जो संवैधानिक अधिकार हैं
उन अधिकारों की रक्षा भी करेगी और उन अधिकारों को सुनिश्चित करने का भी काम। 2022 चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा किया था और जब सरकार आई तो पहला काम यूसीसी पर कमेटी बनाने का किया। करीब 20 महीने तक कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार किया और उस ड्राफ्ट को सदन में रखा गया। मुख्यमंत्री धामी ने सदन में कहा कि ये ऐतिहासिक दिन है, ये युगों को बदलने वाला दिन है और इस दिन को हमारी पीढ़ियां याद रखेंगी। और ये अभी तो शुरुआत हो रही है, ये काम कोई समाप्त नहीं होने जा रहा है। विधानसभा ने आपके नेतृत्व में ये इतिहास रचने का काम किया है, मातृशक्ति के उत्थान का, मातृशक्ति के सशक्तिकरण का, मातृशक्ति की सुरक्षा का और मातृशक्ति को आगे बढ़ाने का। तो ये कोई आज ही समाप्त नहीं हो जाने वाला है। विधानसभा का सत्र आगे भी होने वाला है, ये व्यवस्था आगे भी चलने वाली है। सत्ता पक्ष की तरफ से यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्रांतिकारी कदम बताया गया। सत्ताधारी विधायकों ने एक सुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इसके लिए धन्यवाद दिया और प्रदेश की जनता की तरफ से भी आभार जताया। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के साथ रिलेटेड नहीं है, ये एक कॉमन लॉ है जो सारे देश के लिए के ऊपर, हर नागरिक के लिए ऊपर एप्लीकेबल है। और इसमें जो है जितनी भी डिस्पैरिटीज हैं, और मेन चीज क्या है कि किसी भी रिलीजन के प्रैक्टिस में इसकी वजह से कोई भी किसी तरह के इंक्रोचमेंट नहीं है, जो हम लोगों ने समझा है। हर रिलीजन को दे शुड बी रेस्ट एश्योर्ड कि कोई ऐसी भी इंक्रोचमेंट इसकी वजह से नहीं होनी है। ये एक ऐतिहासिक पल है और हिंदुस्तान के इतिहास में लिखा जाएगा जब सभी लोगों को समान नागरिक अधिकार मिले हैं। ये उत्तराखंड के विधायक होने के नाते हमारा सौभाग्य है और हम आभार व्यक्त करते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से ये यूसीसी पास करा दिया। अब सभी मातृशक्ति को, सबको एक समान अधिकार मिलेंगे। ये देश को दिशा देने वाला एक हमारा कानून पारित हुआ है। आज यूसीसी पास हो गया है तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। आधी आबादी महिलाओं की है, तो महिलाओं को जो अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें दिए गए हैं, मैं बहुत बहुत आभार। उत्तराखंड से कानून की क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वचन दिया था और उसे पूरा करके दिखाया है और पूरे राज्य में एक कानून का बिल पास हो गया है। देहरादून से सुनील नौप्रभात और दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। तो कल वित्त मंत्री दिया कुमारी सदन में लेखानुदान पेश करेंगी, जिस पर सभी की निगाहें होंगी। भजनलाल सरकार कई लोक लुभावन योजनाओं के नाम बदलने के साथ ही कुछ नई घोषणाएं इस दौरान कर सकती है, ताकि उसका लाभ लोकसभा चुनाव में पार्टी को मिल सके। गुरुवार को पेश होगा प्रदेश का बजट। बजट में दिखेगी लोकसभा चुनाव की आहट। नई सरकार से उम्मीदें बेशुमार। कई बड़े फैसलों की तैयारी में सरकार। प्रदेश की भजनलाल सरकार 8 फरवरी को विधानसभा में अपना पहला लेखानुदान पेश करेगी। बुधवार को उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के राज्य लेखानुदान को अंतिम रूप भी दे दिया। लेखानुदान में भजनलाल सरकार अपनी नीतियों को लेकर के तस्वीर साफ करेगी। प्रदेश में पहली बार ऐसा होने जा रहा है। कोई महिला स्वतंत्र रूप से वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश करेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ही बजट पेश करते थे। वर्ष 2003 से 2023 तक 2 बार मुख्यमंत्री के रूप में वसुंधरा राजे और 2 बार ही अशोक गहलोत ने वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश किया। 2003 में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में प्रद्युम्न सिंह आखिरी वित्त मंत्री थे। उनके बाद 2 बार वसुंधरा राजे और 2 बार अशोक गहलोत की सरकारें रहीं। वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत ही बजट पेश करते रहे। हालांकि यह बजट पूर्णकालिक नहीं होकर के लेखानुदान होगा, यानी सरकार 3 महीने के लिए अपना लेखानुदान सदन में पेश कर उसे बहुमत से पास कराएगी। लेखानुदान एक विशेष प्रावधान है जिसके द्वारा सरकार वर्ष के एक भाग नई सरकार के गठन तक के लिए व्यय करने के लिए पर्याप्त धनराशि के लिए सदन की मंजूरी प्राप्त करती है। अंतरिम बजट प्राप्तियों और व्यय दोनों से संबंधित है। लेखानुदान में केवल सरकार का खर्च शामिल होता है। बहरहाल आम जनता से लेकर के पक्ष प्रतिपक्ष के विधायक और मंत्रियों तक सब इंतजार में है कि वित्त मंत्री दिया कुमारी के पिटारे से प्रदेश की जनता के लिए किस तरीके की सौगात निकलती है। वैसे बीजेपी विधायकों का दावा है कि सरकार हर वर्ग को राहत देने का प्रयास करेगी। राजस्थान में तमाम सड़कों का है, चिकित्सा क्षेत्र में हो, शिक्षा क्षेत्र में हो, पंचायती राज में हो, सभी क्षेत्र में पूरा विकास का काम होगा, बजट आवंटन होगा, यही हमारा कहना है। निश्चित रूप से
जो राजस्थान की जनता जो इस उम्मीद और विश्वास को इस सरकार से लेके हुए इंतजार कर रही है, निश्चित रूप से उन विश्वास पर हम लोग खरा उतरेंगे। किसान और गरीब के कल आने वाला लेखा अनुदान शानदार होगा, हर वर्ग के लिए अच्छा होगा। और कल का लेखा अनुदान गरीब को गणेश मान के पेश करने वाली भजनलाल जी की सरकार, हमारी मुख्यमंत्री जी सरकार। दिया कुमारी ने कुछ समय पहले ही लेखानुदान कर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि मोदी सरकार ने पहले भी सभी वर्गों का ध्यान रखा है और लेखानुदान भी सबकी आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास रहेगा। जाहिर है लेखानुदान में सरकार कई ऐलान कर सकती है। नई भर्तियों की घोषणा होगी, डीजल पेट्रोल पर वैट कम करना, कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम, हर घर नल का जल, किसानों को ब्याज मुक्त लोन, किसानों के लिए एमएसपी पर बोनस बढ़ाने की घोषणा, गाय पालने पर मिलेगी सब्सिडी, स्थानीय उद्योगों में युवाओं को रोजगार, लखपति दीदी योजना की घोषणा, अवैध माइनिंग पर सख्ती, अस्पतालों में गुजरात मॉडल, हर वार्ड में एक वॉलंटियर, चिरंजीवी योजना का नाम मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना के नाम पर हो सकता है। उत्तराखंड की तर्ज पर राजस्थान में समान नागरिकता बिल यूसीसी लाने की घोषणा होने के आसार है। आपको बताते चले कि विपक्ष सरकार पर पेट्रोल डीजल की दरों पर वैट घटाने और नई भर्तियों के ऐलान को लेकर हमलावर है। सरकार ने चुनावी समय जो वादे किए उन वादों को निभाना पड़ेगा। आम जनता को राहत देनी पड़ेगी। पेट्रोल और डीजल पे जो वेट लग रहा है, अनेक प्रकार की जो विसंगतियां, उन विसंगतियों को कल इनको दूर करना पड़ेगा। डीजल और पेट्रोल में राजस्थान में वेट सबसे ज़्यादा है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि इसमें कम करें तो सभी लोगों को राहत मिले। उम्मीद हम ये करते हैं कि वास्तविक आम जनता जो गांवों में जो बिना सड़क के बिना पानी के रह रही है उन तक बजट जाए, ऐसा कोई लेखानुदान ऐसा प्रावधान करे। सरकार तो बढ़िया है। बहरहाल नई सरकार से उम्मीदें बेशुमार हैं। सरकार लेखानुदान की घोषणाओं की बदौलत लोकसभा चुनाव में पूरी की पूरी 25 सीटें जीतने की तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश करेगी। लोक लुभावन घोषणाओं का अंबार दिखेगा, पर इनमें से जुलाई तक कौन सी योजनाएं धरातल पर उतरेंगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। कल के लेखानुदान में भजनलाल सरकार जन आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में पहला कदम उठाते हुए दिख सकती है। सरकार ने हालांकि ऐलान तो बहुत किए हैं, जनता के बीच में इसका असर भी दिखता है, लेकिन अब पहली चुनौती लोकसभा के चुनाव की है। इसलिए माना यही जा रहा है कि कल का लेखानुदान लोक लुभावन हो सकता है, नई भर्तियों की घोषणा हो सकती है, साथ ही पेट्रोल डीजल पर वेट घटाने के लिए भी सरकार कमेटी का गठन कर सकती है। देखना यही होगा कि आखिर वित्त मंत्री के तौर पर दिया कुमारी किस तरह से प्रदेश की जनता को संतुष्ट करती हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। तो वहीं संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में विशाल हिंदू मंदिर बनकर के तैयार हो गया है। बीएपीएस स्वामी नारायण संस्था के आध्यात्मिक गुरु महंत स्वामी महाराज अबू धाबी पहुंचे, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। 14 फरवरी को इस मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। इस मौके पर आबू धाबी के शेख नहायान मुबारक अल नहायान ने उनका राजकीय अतिथि के तौर पर स्वागत किया। शेख नहायान ने महंत स्वामी महाराज का स्वागत करते हुए कहा, मुझे आपके आशीर्वाद की अनुभूति हो रही है। हमारे देश में आपकी मौजूदगी से हम धन्य हैं। इसके जवाब में महंत स्वामी महाराज ने कहा, हम आपके प्यार और सम्मान से अभिभूत हैं। हिंदू मंदिर का निर्माण बीएपीएस संस्था करवा रही है। आबू धाबी का ये भव्य मंदिर भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच दोस्ती, सांस्कृतिक सद्भाव और सहयोग की भावना का प्रतीक है। साल 2015 में आबू धाबी के क्राउन प्रिंस और यूएई के शेख मोहम्मद बिन जायद नहायान ने मंदिर निर्माण के लिए 13.5 एकड़ जमीन उपहार में दी थी।
उसके बाद जनवरी 2019 में 13.5 एकड़ भूमि और आवंटित की गई, जिसके बाद कुल 27 एकड़ भूमि मंदिर को भेंट की गई। पीएम मोदी 14 फरवरी को आबू धाबी में हिंदू मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत करेंगे। गौरतलब है, आबू धाबी का ये मंदिर पारंपरिक हिंदू वास्तुकला शैली में पहला पाषाण मंदिर होने जा रहा है। मंदिर 27 एकड़ में फैला है, जिसे गुलाबी चूना पत्थर और सफेद संगमरमर से बनाया जा रहा है। मंदिर की मजबूती इतनी है कि आने वाले 1000 से ज्यादा सालों तक ये जस का तस रहेगा। 18 फरवरी को मंदिर आम लोगों के लिए खुल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं पाकिस्तान में कल आम चुनाव होने वाले हैं, लेकिन हर चुनाव से पहले हुंकार भरने वाले इमरान खान जेल में बंद हैं। उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई थी। इमरान खान की शादी भी गैर इस्लामिक ठहराई गई। तो वहीं पाकिस्तान में इस चुनाव में आतंकियों की भी बढ़ चढ़कर एंट्री हुई है। आखिर कैसे, रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान में लोकतंत्र तो कभी रहा ही नहीं। वहां सेना के बिना हुक्मरान एक कदम आगे नहीं बढ़ते। लेकिन अपने प्रधानमंत्री रहने के दौरान इमरान खान ने सेना से पंगा ले लिया, जिससे वो फिलहाल तो हाशिए पर चले गए हैं। एक के बाद एक कई केसों में उन्हें सजा सुनाई जा रही है और वो इस वक्त जेल में बंद हैं। चुनाव आयोग ने उन्हें पहले ही चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया था। पिछले हफ्ते इमरान को साइफर केस में 10 साल की सजा सुनाई गई। अगले ही दिन तोशाखाना मामले में 14 साल की सजा सुनाई गई। इमरान की मुसीबत यही कम नहीं हुई है। वर्तमान में वो बुशरा बेगम के शौहर हैं। अदालत ने इन दोनों की शादी को भी अवैध घोषित कर दिया। मामले को खुद बुशरा के पूर्व पति खावर फरीद अदालत की चौखट तक लेकर गए थे। उनका कहना था कि जब इमरान खान और बुशरा की शादी हुई थी, तब बुशरा का इद्दत का समय चल रहा था, लेकिन दोनों ने इस बात को दरकिनार करते हुए शादी कर ली। इद्दत के वक्त शादी करना पाकिस्तान में अपराध माना जाता है, जो पाकिस्तान पीनल कोड की धारा 496 के तहत जुर्म की श्रेणी में आता है। आखिर इद्दत क्या होता है, अब ये समझिए। इद्दत का मतलब इंतजार से है। जब किसी महिला के पति की मौत हो जाए या फिर वो अपने पति से अलग हो जाए, इस दौरान महिला एक निश्चित वक्त तक दूसरी शादी नहीं कर सकती। ये समय करीब 4 महीने लंबा होता है। इद्दत का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना होता है कि इस दौरान महिला गर्भवती तो नहीं है। महिला बच्चे के जन्म तक नई शादी नहीं कर सकती। बुशरा के पूर्व पति खावर फरीद ने कोर्ट में याचिका लगाई थी। उनके मुताबिक बुशरा ने सितंबर 2017 में उन्हें तलाक दिया और इद्दत का समय पूरा किए बिना ही इमरान से शादी कर ली। अदालत ने जांच के दौरान आरोप सही पाते हुए इमरान और बुशरा दोनों को ही 7 सालों की कैद और जुर्माना भी लगाया। उत्तराखंड में लाए जा रहे यूसीसी में भी इद्दत का जिक्र है, जिसके गैर कानूनी होने का प्रावधान है। वहीं पाकिस्तान में आम चुनाव की बात करें तो नेशनल असेंबली की 266 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। पिछले चुनाव में इमरान खान 5 सीटों से खड़े हुए थे और सभी पर जीते थे, लेकिन इस बार वो सलाखों के पीछे हैं। उनकी पार्टी का सिंबल भी फ्रीज किया गया है, जिससे इमरान की पार्टी के कई नेता निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में भले ही आम चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इसका लोकतंत्र से कहीं तक भी लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ भी आतंकियों की घुसपैठ दिखाई दे रही है। बड़ी संख्या में आतंकी इन चुनावों में ताल ठोक रहे हैं। पीओके के रावलकोट में हो रही आतंकियों की रैली इसका सबसे बड़ा सबूत है। रैली में आतंकी बंदूक लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान राजनीतिक पार्टियों और आतंकी संगठनों के झंडे भी दिखाई दे रहे हैं। कई आतंकी संगठन आवाम को धमकी दे रहे हैं कि अगर उनके समर्थकों को वोट नहीं दिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। पाकिस्तान के इस चुनाव में आतंकियों का बोलबाला दिख रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के चुनाव में 100 से ज्यादा आतंकी चुनावी मैदान में उतरे हैं। और वो किसी भी हालत में चुनाव जीतना चाहते हैं, जिससे पाकिस्तान के विस्फोटक हालातों का अंदाजा लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।